Amit Shah ji, thank you very very much. It's a pleasure to talk to you on Frankly Speaking. पहली बार आप Frankly Speaking प्रोग्राम पे आए हैं. Thank you very much. और बिहार के चुनाव के टाइम पर it's a very important time, अमित शाह जी. पहला सवाल यह है, how important is it for you to win this election? ये इलेक्शन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है जीतने के लिए? ये इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीते ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल ये 3 राज्यों में अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती, देश कभी भी डबल डिजिट ग्रोथ रेट अचीव नहीं कर सकता. देश का करीब करीब 38% आबादी और 42% भूभाग छोड़कर कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता. मैं मानता हूं कि बिहार चुनाव ये बिहार का सिर्फ भाग्य तय नहीं करेगा. बिहार चुनाव के अंदर जो बिहार की जनता मैंडेट देगी वो बिहार की जनता विकास के रास्ते पे जाती है, तो इसका संदेश काफी सारे राज्यों में एक साथ जाएगा और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का फाउंडेशन डालने में सहायता होगी. अमित शाह जी, अगर मैथमेटिकली देखा जाए, और आप हमेशा कहते हैं कि इलेक्शंस मैथमेटिकली गणित के तौर पर नहीं होते, मगर अगर सिर्फ मैथमेटिकली देखा जाए तो एक तरफ एक अलायंस है जिसकी टोटल वोट शेयर करीब 45% होगी, आपकी टोटल वोट शेयर 37.5% होगी. तो क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा चैलेंज है इस बार की जो इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी है काफी ज्यादा है पहले से? देखिए, ऑपोजिशन यूनाइटेड हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय नहीं, आनंद का विषय है. ताकत इतनी बढ़ती है तभी तो जाकर ऑपोजिशन यूनाइटेड होता है, वरना 20 साल तक एक दूसरे के सामने पॉलिटिक्स करने वाले लालू और नीतीश को एक साथ इकट्ठा क्यों आना पड़ता? लालू जी और नीतीश जी इकट्ठा इसलिए आए हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है. पूरा जीवन गैर कांग्रेसवाद की राजनीति करने वाले लालू जी और नीतीश जी कांग्रेस के साथ क्यों आते? इसलिए आए हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है. मैं इसको चैलेंज नहीं मानता. निश्चित ही 8 तारीख को आप देखिएगा ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अपॉर्चुनिटी है. एक जमाना था कांग्रेस वर्सेस ऑल होता था, अब ये जमाना आया है कि बीजेपी वर्सेस ऑल होगा. ये मेरी पार्टी के लिए बहुत अच्छा पॉलिटिकल मकाम है. अगर ये गठबंधन सक्सीड कर जाए, अगर उल्टी तरफ से देखें, अगर गठबंधन सक्सीड हो जाए तो ये टेम्पलेट बन सकता है फ्यूचर इलेक्शंस के लिए, क्योंकि अगर जेडीयू और आरजेडी एक साथ हो सकते हैं तो कल फिर बीएसपी और एसपी भी एक साथ हो सकते हैं. उसको फॉर्मेट बन सकता है. उसको हम नहीं रोक सकते, वो अन्य पार्टियों ने तय करना है. अगर मगर की बात आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बिहार की 50 से ज्यादा असेंबली में गया हूं और बिहार के सभी जिलों में प्रवास किया है. निश्चित रूप से 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन जीतने जा रहा है. मगर ये जो आपने कहा बीजेपी वर्सेस ऑल, बीजेपी वर्सेस ऑल, इज इट रियली गुड फॉर यू? बिकॉज इफ ऑल ऑफ देम कम टुगेदर एंड इफ इट बिकम्स अ बीजेपी वर्सेस ऑल इलेक्शन, देन इट इज अ चैलेंज फॉर द बीजेपी. आप किस जमाने में जी रहे हो अर्णव जी? जनता क्या नेता और पार्टियों के साथ बंधी हुई होती है? जनता परफॉर्मेंस का इवेल्यूशन नहीं करेगी? जनता बीजेपी की सरकारें कैसी चल रही है इसका इवेल्यूशन नहीं करेगी? मैं मानता हूं कि आपका सोचने का तरीका ठीक नहीं है. जहां जहां देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई है वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है और इसी के आधार पर जनता ने बार बार भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है. मैं उदाहरण देना चाहूंगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का और राजस्थान का. ये तीनों बीमारू राज्य थे. ये बीमारू राज्य में से बाहर तभी ही आए जब वहां एक लंबे अंतराल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई. और गुजरात एक उदाहरण है कि डेवलपमेंट कैसे हो सकता है. मैं मानता हूं कि अब ये बात कहीं छिप नहीं सकती. अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में सभी छोर पर इसका चर्चा है और जनता विकास चाहती है. What is your analysis of the महागठबंधन? पहले मैं स्पेसिफिक इश्यूज पर आने से पहले आपसे ब्रॉडली पूछना चाहूंगा, what is your analysis of the महागठबंधन? What is their biggest weakness and what is their biggest strength? अलायंस ही उनका वीकनेस है. और स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ में मैं नहीं मानता कोई ऐसी बड़ी स्ट्रेंथ है, मगर प्रचारित जाति का गणित किया जा रहा है, मगर जाति का गणित भी उनके पक्ष में नहीं है. So you're saying the caste equations are their strength? इनकी पक्ष में नहीं है. कास्ट पॉलिटिक्स उनके स्ट्रेंथ है?
कास्ट पॉलिटिक्स करने का वो ट्राई करा है, मगर कास्ट कर रहे हैं, मगर कास्ट का इक्वेशन उनके पक्ष में नहीं है। बट यू आर सच एन एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन एंड यू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स एट द इलेक्टोरल लेवल वेरी वेल। आपने खुद से स्वॉट एनालिसिस तो की होगी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। प्लीज टेल मी अमित शाह जी, बिफोर आई गो इनटू द स्पेसिफिक्स, व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ? देखिए, मैं मानता हूं कि उनकी स्ट्रेंथ कागजी है, जो आंकड़ों का मिलान करते हैं और मिलान कर उसको प्रचारित करते हैं। मतदाता इस तरह से किसी भी पार्टी या नेता के साथ बंधा हुआ नहीं होता है, वो पार्टी और नेता के स्टैंड के साथ बंधा हुआ होता है। जैसे ही पार्टी और नेता अपना स्टैंड बदलते हैं, अपना खेमा बदलते हैं, मतदाता अपने आप को फिर से एक बार सोच कर किसके साथ जुड़ना है उसका निर्णय करता है। और मैं बिहार में स्पष्टता से देख रहा हूं कि निर्णय बिहार की जनता ने कर लिया है। अर्णव जी, मैं 23 जिलों में गया हूं, मैंने जनता की आंख में एक सवाल देखा है कि जो नीतीश कुमार जंगल राज कह के थकते नहीं थे, वो आज लालू जी के साथ आए हैं। वो बिहार की जनता, विशेष कर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित की जनता, जो गरीब तबका है, वो इसको हजम नहीं होता। अब हम स्पेसिफिक्स पे आए अमित शाह जी। मेरा पहला विषय है, सारा जो चार्ज है कॉम्युनलाइजेशन का। अब आप पे एक्यूजेशन है कि आपने कॉम्युनलाइज किया है इलेक्शन को। रक्सौल में कल आपने, अमित शाह जी, आपने कहा कि अगर बिहार में हार हो, इट विल इनवाइट फायरवर्क्स इन पाकिस्तान। मुझे समझाइए इसमें कॉम्युनल एलिमेंट क्या है? लेट मी कंप्लीट। व्हाट हैज पाकिस्तान गॉट टू डू विद द बिहार इलेक्शन? मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर मोदी जी यहाँ पर निर्बल होते हैं, देश में भारतीय जनता पार्टी निर्बल होती है, तो एंटी नेशनल ताकतों का खुश होना स्वाभाविक। इतना ही मेरा कहना है, इसमें कम्युनलिज्म कहाँ है? मैंने कोई धर्म का तो नाम दिया नहीं, मगर महागठबंधन इज प्लानिंग टू गो टू द इलेक्शन कमीशन टू कंप्लेन अगेंस्ट योर कमेंट्स। हर एक को अधिकार है, हर नागरिक को अधिकार है, और वो गए भी हैं। इफ इट वॉज नॉट अबाउट रिलीजन, व्हाई वॉज देयर अ रेफरेंस टू पाकिस्तान? पाकिस्तान पे रेफरेंस नहीं, मेरा कहने का मतलब नेशनल एंटी नेशनल ताकतों से। There was no attempt to communalize that. जरा भी नहीं। You stand by your comments. जी। You don't feel you need to explain that. नहीं, एक्सप्लेन किया ही मैंने, आपको मैं कन्विंस नहीं कर सकता। मैंने मेरे एक्सप्लेनेशन आपकी चैनल के माध्यम से जनता के सामने रख दिया। अमित शाह जी, आज आपके पार्टी ने, योर पार्टी हैज ऑल्सो गॉन टू द इलेक्शन कमीशन, and your complaint is that the Grand Alliance is trying to disturb communal harmony in the Bihar Assembly elections. Can I ask you, Amit Shah ji? मुझे लगता है कि can I just ask you, on what basis are you accusing them of communalizing the elections? क्योंकि वो चार्ज आपके खिलाफ रखते हैं, तो आप किस? मुझे लगता है मेरी पार्टी ने आज लालू जी के भाषणों के लिए कोई कंप्लेन किया है। मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरा दिन मैं यहाँ पर था, अभी पहुंचा हूँ, मगर कंप्लेन शायद लालू जी के भाषणों के उद्गारों के लिए। जी, कंप्लेन इस बात पर है, आपने कहा है, आपके पार्टी ने कहा है कि लालू एंड नीतीश हैव बीन मेकिंग प्रोवोकेटिव एंड पर्सनल कमेंट्स अगेंस्ट बीजेपी लीडर्स टू कम्युनली पोलराइज द सिचुएशन इन बिहार. Statements of Lalu Yadav against Amit Shah that the man-eater has become mad, and calling the Prime Minister Narendra Modi Brahma Pisach are highly condemnable, and such statements violate the election code of conduct. Do you really believe that, they are trying to violate the election mode of conduct? मैं मानता हूं कि सरकार के उद्गार नहीं करने चाहिए थे, एक बात। और कम्युनल शब्द क्यों प्रयोग हुआ है, मेरी जिन्होंने कंप्लेंट ड्राफ्ट करी इससे कोई बात नहीं हुई, उनके कम्युनल शब्द लिखने के बैकग्राउंड में उनके मन में क्या है। सुशील कुमार मोदी आपके लीडर हैं, कई कहते हैं that he is going to be the chief minister face of your party. He says Nitish Kumar is giving shelter to terrorists. ये बहुत ही बड़ा एक एलिगेशन है that Nitish Kumar is giving shelter to terrorists. अब अमित शाह जी, जितना भी पोलराइज्ड हो जाए इलेक्शन, किस बेसिस पे ऐसे एलिगेशन किए जा सकते? नहीं, आप टेररिज्म को कैसे कम्युनल के साथ जोड़ते हो? नहीं, मैं अलग से टेररिज्म अलग सब्जेक्ट, मैं अलग सब्जेक्ट पूछ रहा हूँ। मैं सुशील जी का जो निवेदन है वो टेररिज्म के लिए है जी, इसमें कम्युनलिज्म कहाँ से आया? कम्युनलिज्म की बात नहीं है, मैंने सिर्फ सुशील मोदी के स्टेटमेंट पर मैंने अभी जो थोड़ा टीवी देखा, उन्होंने कोई बड़ा टेररिस्ट सरेंडर हो रहा था, उस वक्त बिहार पुलिस के
अप्रोच के बारे में कहा है, मगर मुझे मालूम नहीं सुशील जी ने किस रेफरेंस से कहा। नहीं, उन्होंने कहा है दैट नीतीश कुमार गवर्नमेंट, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं, उन्होंने कहा है दैट बोथ लालू एंड नीतीश आर गिविंग शेल्टर टू टेररिस्ट, दिस गवर्नमेंट हैज बीन शेल्टरिंग टेररिस्ट फॉर द सेक ऑफ वोट बैंक्स। फिर उन्होंने कहा है दैट द नीतीश गवर्नमेंट इज सॉफ्ट ऑन टेररिस्ट, डिड नॉट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट ऑफ इंडियन मुजाहिदीन लीडर यासीन भटकल। बस अब मैंने इन इश्यूज को उठाने की क्या जरूरत है? ये इश्यू नहीं है क्या? टेररिज्म इश्यू नहीं होना चाहिए चुनाव में? किस प्रकार का चुनाव चाहते हैं आप? देश की जनता को टेररिज्म के क्या सभी पार्टियों का स्टैंड है जानने का अधिकार नहीं है? सबसे ज्यादा रिलेवेंट इश्यू ये भी है। टेररिज्म चुनावी मुद्दा नहीं है। मगर लोगों ने तो सोचा था कि सबसे ज्यादा रेलिवेंट इशू डेवलपमेंट हो गए, तो उसकी भी तो बात हो रही है। सारे नेता बोल रहे हैं, आप इसका सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि क्या हुआ मोदी जी के पैकेज का, पैकेज कितने का है, उसमें क्या होगा, वो आपके सवाल की सूची में नहीं आएगा। मैं मानता हूं कि सुशील जी ने जो कहा है वो बिहार की जनता के सामने जाना ही चाहिए कि टेररिज्म के प्रति हर पार्टी का स्टैंड क्या है, अप्रोच क्या है, गवर्नमेंट का अप्रोच क्या है। इसमें मैं कोई बुराई नहीं मानता। क्या आपको लगता है इन स्टेटमेंट से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अटेंशन मेन इशू से? क्योंकि आप अगर इस इशू पर आपके बड़े लीडर, मैं ऐसा मानता हूं जी कि टेररिज्म चुनाव का मुद्दा होना चाहिए और जो सरकार पावर में है उसका टेररिज्म के प्रति क्या अप्रोच है और टेररिज्म के प्रति उनका टॉलरेंस कितना है वो हमें जनता को बताना चाहिए घटनाओं के साथ, और सुशील जी ने शायद घटना के साथ ही बताया है। जी दूसरा इशू है रिजर्वेशंस का इशू। ये मेरा दूसरा सवाल है आपसे। ये जो रिपीटेडली ये सारे कमेंट्स आ रहे हैं, द communal controversy has been surrounding reservations. BJP has repeatedly alleged, Amit Shah ji, that there is an attempt to take away. आज भी आपके कई सारे भाषण थे, तो आपने कहा कि there is an attempt to take quotas away from Dalits and EBCs and give it to members of the minority community. मैं अगर आपसे पूछूं, आप कहीं एक जगह में अगर बताएं कि नीतीश कुमार या लालू प्रसाद ने ऐसा कोई कमेंट किया है कि हम अति पिछड़ों से या दलितों से कोटा काट कर हम माइनॉरिटी कम्युनिटी को देंगे, क्या ऐसा कोई प्रूफ है? और अगर प्रूफ नहीं है तो ये एलिगेशन आपके अपने स्पीचेस में रिपीटेडली क्यों आ रही है? अब मैं आपको समझाता हूं। देश में आरक्षण की जो स्थिति है, रिजर्वेशन की जो स्थिति है, उसमें देश की सर्वोच्च अदालत ने एक अपर लिमिट तय किया है 50% का। अब वो अपर लिमिट को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में यूपी के कहा था कि माइनॉरिटी को 9% या 8%, मुझे अभी याद नहीं है, रिजर्वेशन देना चाहिए। लालू जी ने भी एक चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देना चाहिए, और नीतीश कुमार जी ने भी संसद में 2005 में उनके भाषण में कहा है कि पसमानदा मुसलमान, जो मुसलमान बैकवर्ड है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 10 साल पहले का, 10 साल पहले का। अब मुझे सुन लीजिए ना, पूरा मुझे सुन लीजिए। अब अगर 50% की लिमिट जो है वो पूरा का पूरा आज बैकवर्ड, पिछड़े, अति पिछड़े के बीच में बढ़ चुका है। अगर ये तीनों नेताओं ने जो कहा है इसके हिसाब से रिजर्वेशन देना है तो कहां से आएगा? किसी का काट कर ही आएगा भाई। 50% से ऊपर तो आप जाओगे नहीं। संविधान खंडपीठ ने इसका फैसला किया है, सर्वोच्च अदालत की, उससे ऊपर कोई कानून नहीं है। तो जब अब कोई भी व्यक्ति बात करता है कि अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन देना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से वो रिजर्वेशन या तो दलित का कटेगा या तो पिछड़े का कटेगा। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के आधार पर रिजर्वेशन के पक्षधर नहीं है। हम नहीं मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन संविधान सम्मत प्रक्रिया है। ये इश्यू क्यों बना रहे हैं आप? मेरी बात अब मैं अगर आपको सवाल नहीं, इश्यू ही है। अगर मैं आपको पूछूं, मैं सर आपको काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूं इस पर अमित शाह जी। ये इश्यू नहीं है क्योंकि किसी ने इस इलेक्शन में इसको मुद्दा नहीं बनाया। ये मुद्दा सिर्फ बीजेपी की तरफ से आ रहा है। ये जो कहेंगे लोग, ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है एज एन इशू इन दिस इलेक्शन। नीतीश कुमार कहते हैं दिस इज पार्ट ऑफ अमित शाह एंड मोदी स्ट्रेटेजी टू विन वोट्स ऑन कॉम्युनल लाइन्स इन द रेस इन द बिहार इलेक्शंस व्हिच ही क्लेम्स द एनडीए हैज ऑलरेडी। मगर वो डिनाई कर दे, समाप्त हो जाएगा। इश्यू कहां है? बोला ही नहीं है। नहीं,
उन्होंने तो बोला है, मैं आपको दे सकता हूँ। 2005 में इस इलेक्शन में नहीं भाई 2005 में बोला है, मगर बोला है डिनाई कर दे, चर्चा समाप्त हो जाएगी। इन्होंने गलत एलिगेशन, प्रोवोक क्यों कर रहे हैं? एक सेकंड, प्रोवोक नहीं करे, इन्होंने गलत एलिगेशन लगाया कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन समाप्त कर, हमने डिनाई कर दिया, मामला समाप्त हो गया, वो डिनाई कर दे इसको। तो ये एलिगेशन वर्सेस एलिगेशन, एलिगेशन वर्सेस एलिगेशन नहीं है, ये वास्तविकता है। उनके मन में जो पड़ा है वो स्पष्टता करनी चाहिए जनता के सामने कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों नहीं करना चाहिए, डिनाइल क्यों नहीं करना चाहिए। अगर नहीं चाहते और चाहते हैं तो स्वीकार करना चाहिए। रिजर्वेशन जनता को जानने का अधिकार है या नहीं है? जनता को जानने का अधिकार है, अगर ये बात उठती उनकी तरफ से, मगर उनकी तरफ से ही उठी है। वो क्या कहते हैं, मैं आपको कहूं अमित शाह जी, वो कहते हैं कि आप कह रहे हैं नीतीश और लालू फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं अबाउट द बीजेपी ब्रिंगिंग इन एनी चेंजेस इन द रिजर्वेशन पॉलिसी। आपके 3-4 जो स्पीचेस मैंने सुने, आपने वही बोल दिया। नीतीश कह रहे हैं कि आप फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं रिलीजियस रिजर्वेशंस के बारे में। चलिए एक बात है, मगर आपने मेरी स्पीच सुनी है तो ये भी तो सुना होगा, मैंने कहा कि हम रिजर्वेशन को नहीं हटाएंगे जी। तो वो जरा कह दे, क्या कहे कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण में नहीं मानते हैं, नहीं होगा। इतना कहने की बात है, क्यों नहीं कहते भाई? नहीं, उन्होंने कहा है? नहीं कहा है कहीं पर। नहीं कहा है, नहीं कहा है कहीं पर। नहीं, मैं कोट कर सकता हूं, बताइए। उन्होंने कहा, जो 26 अक्टूबर मैं कोट कर रहा हूं, जो अखबार में आया है, उन्होंने कहा, इन रिस्पॉन्स टू योर एलिगेशन, उन्होंने कहा, reservation has been clearly defined by the Supreme Court, which we are following earnestly. There is no fact in the Prime Minister's allegation of us plotting to take away 5% reservation in SC, ST and OBC and give it to a particular community. तो कह दिया। नहीं, देखिए, तो इन्होंने नहीं, ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि संविधान की जो अभी आरक्षण की व्यवस्था है उसका हम समर्थन करते हैं। इन्होंने एक कहीं नहीं कहा कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करते। मैं मानता हूं एक छोटा सा सेंटेंस है, अगर ड्राफ्ट चाहिए तो मैं आपको दे दूं, आप नीतीश जी को दे दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को ट्रैप करने की कोशिश नहीं, इसमें ट्रैप नहीं है ना। हमने तो कह दिया कि हम रिजर्वेशन को नहीं हटाएंगे, ट्रैप कहाँ है? अच्छा अमित शाह जी, मैं एक सवाल अगर आपसे बहुत फ्रैंकली पूछूं तो आप फ्रैंक जवाब मुझे दीजिए, क्योंकि शो ही फ्रैंकली। नहीं, मैं फ्रैंकली ही कहता हूं। मैं चाहता हूं इस पर बिल्कुल फ्रैंकली कहें। क्या आप ये मानेंगे कि मोहन भागवत जी का जो कमेंट था सितंबर में, इससे कास्ट एक टॉकिंग पॉइंट बन गया दोनों तरफ इस बिहार इलेक्शन में? आपने और प्रधानमंत्री ने और सब सारे जो दिग्गज बीजेपी के नेता हैं, सबने इसको रिपीटेडली क्लैरिफाई किया। क्या आप आज इस माइनॉरिटी रिजर्वेशन इशू को उठा रहे हैं इस बात को काउंटर करने के लिए, जो महागठबंधन ने मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट्स को उठा के उस पर पॉलिटिक्स की, क्या उसको काउंटर करने के लिए आप माइनॉरिटी रिजर्वेशन करने का उस पर आप मुझे जरा फ्रैंकली फुल काउंटर करने का सवाल इसलिए नहीं है कि मैंने पार्टी की ओर से और मोदी जी ने सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री के नाते बिल्कुल स्पष्टता कर ली है, वो इश्यू वहां पर समाप्त हो गया। पहले आप समझ लीजिए जो मिस इंटरप्रिटेशन हुआ था, एक बात। मगर हम जो कह रहे हैं इसकी हमने जितनी स्पष्टता से बात लोगों के सामने रखी है, उतनी स्पष्टता से लालू जी और नीतीश जी ने रखनी चाहिए। इतना ही मेरा कहना है, कांग्रेस ने भी रखनी चाहिए। अमित शाह जी, जो दर्शक आज देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, वो एक बात जरूर सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि आप आज माइनॉरिटी रिजर्वेशंस के बारे में बोल रहे हैं, ऑपोजिशन कास्ट रिजर्वेशंस के बारे में बोल रहे हैं। व्हाट हैपेंड टू डेवलपमेंट? इस सारे जो डिबेट है, आप ये कह सकते हैं ये मीडिया का डिबेट है वगैरह वगैरह, मगर ये जो सारा डिबेट चला है, क्या आपको इसमें रिग्रेट नहीं है कि डेवलपमेंट कहां पे फोकस से निकल? देखो भैया, मैं तो डेवलपमेंट ही फोकस करता हूं। आप मेरे भाषण सुनेंगे तो 25 मिनट में एक लाइन है, मगर अब तक आपका एक भी सवाल डेवलपमेंट पे नहीं आया है। दर्शक ये भी सोचेंगे अर्णव गोस्वामी का एजेंडा क्या है, कम्युनलिज्म बढ़ाने का है या डेवलपमेंट करने का है। एक भी सवाल अर्णव जी, मैं 20 मिनट से आपके सामने बैठा हूं भैया, आपने एक भी प्रश्न मुझे डेवलपमेंट पे नहीं पूछा है। आपके दिमाग में ही ये घुस गया है। देखिए, आप अभी भी 3 सवाल क्रम से पूछेगा तो इसमें डेवलपमेंट नहीं होगा। क्रम से पूछेगा, देखिए आप भी फ्रैंकली पूछेगा, मैं आपको बताता हूं, आप बीफ ला लोगे, आप ये ला दोगे, आप वो दला, आप 1,25,000 करोड़ का पैकेज नहीं लाओगे, आप बिहार का पानी नहीं लाओगे, बिहार का बिजली नहीं लाओगे, आप बिहार का एजुकेशन नहीं लाओगे, बिहार का गौरव नहीं लाओगे।
अभी फ्रैंकली आप क्रम से ही पूछना चाहते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको कहूँ, ये एलिगेशन आपका गलत है। एलिगेशन नहीं है, मैं आपका ऑब्जर्वेशन। अरे भाई सब लोग देख रहे हैं ना, वास्तविकता है। एक भी तो सवाल आप मुझे नहीं, पिछले एक सेकंड प्रणव जी, पिछले पेज उल्टा कर मुझे बताइए कौन सा सवाल डेवलपमेंट का पूछा है? जो ये सवाल मैंने पूछे अभी रेलेवेंट सवाल नहीं, इरिलेवेंट मैं नहीं कहता, डेवलपमेंट का नहीं है इतना कहता हूं। मैंने कहा इरिलेवेंट? आप पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। जरूर उस पे भी आएंगे, मैं बस ऑर्डर पे चल रहा हूं। चलिए जल्दी आ जाइए। नहीं, जो मेरा दूसरा सवाल है, आपको रिग्रेट नहीं है डेवलपमेंट एज एन इशू साइडलाइन हो गया? थोड़ा जरा भी साइडलाइन नहीं हुआ है। बिहार में डेवलपमेंट एकमात्र इश्यू है, बाकी सारी बातें भी होती है जो जनता के मन में होती है, उसकी प्रतिध्वनि सभाओं में होती है। मगर बिहार का जहां तक एनडीए का सवाल है, चुनाव लड़ने का एजेंडा डेवलपमेंट है। हमारे सारे नेताओं के भाषण आप एनालिसिस कर देखिए, 95% टाइम डेवलपमेंट में गया है। थोड़ा आपको नहीं लगता ज्यादा पर्सनल हो गया ये चुनाव? अगर मैं कई सारे स्टेटमेंट देखूं, फॉर इंस्टेंस लालू कहते हैं नरभक्षी। दिस इज द काइंड ऑफ डिस्कशन एंड लैंग्वेज मुझे क्यों पूछ रहे हैं? अब ये बिहारी वर्सेस बाहरी, ये मुझे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं कहां बोला? हाँ, हमारी पार्टी में से तो कोई नहीं बोला, नरभक्षी भी नहीं बोला, बिहारी वर्सेस बाहरी भी नहीं बोला। आपका एड्रेस कर साहब नहीं, गलत है सवाल। मगर ये बिहारी बाहरी कमेंट तो हर नीतीश जी का है। नीतीश जी का, मैं उसका जवाब दे रहा हूं भैया। इसका जवाब तो मोदी जी ने भी आज दिया है। हाँ, मोदी जी ने आज कहा कि अगर ये बात चल रहे हैं तो क्या सोनिया गांधी भी बाहरी है? क्या ये ज्यादा पर्सनल नहीं? मगर किसने उठाया, किसने रिस्पॉन्ड किया? रिस्पॉन्ड तो करना ही पड़ता है। क्यों? हम कोई इंटरव्यू नहीं ले रहे ना, चुनाव लड़ रहे हैं। जो भ्रांति फैलाई जा रही है उसका जवाब देना पड़ता है। प्रणव जी, आपके दर्शक क्या चाहते हैं उसको आप कैसे करोगे? हमें तो वोट गिनना पड़ता है जी, भ्रांति को जवाब देना पड़ता है। अगर कोई जनता के मन में भ्रांति पैदा कर रहा है तो उसकी स्पष्टता चुनाव में करनी चाहिए, और हम कर रहे हैं। आपने बहुत बार इस चुनाव में नीतीश कुमार को अहंकारी कहा है। अभी एक चुनाव की रैली हुई थी जहां पे उनका वो क्या नाम था, 1000, वो कीर्ति आजाद कह रहे थे 1008 अहंकारी बाबा नीतीश कुमार। नहीं, वो ठीक है, अहंकारी कोई असंसदीय शब्द नहीं है। अप्रोच के लिए उनका जो अप्रोच है शासन चलाने का, उसका अप्रोच है जनता के प्रति, उनका अप्रोच है विपक्ष के प्रति, इसके रेफरेंस में जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा वो डेवलपमेंट के साथ लिंक्ड है। जैसे आपने कहा कि वो अहंकारी है क्योंकि उन्होंने सेंटर को थैंक भी नहीं किया, इतना बड़ा पैकेज प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया, ठुकराया। मगर अहंकारी शब्द हर वक्त ये जो आ रहा है, ये थोड़ा लगने रहा आपको ज्यादा? मैंने जहां जहां नीतीश जी को अहंकारी कहा है वो प्रधानमंत्री जी के पैकेज के बारे में कहा है कि इतना बड़ा पैकेज अगर भारत सरकार देती है, 1,25,000 करोड़ का पैकेज और 40,000 करोड़ रुपया का अतिरिक्त सहायता, तो किसी भी व्यक्ति ने इसको डिनाई क्यों करना चाहिए? हमें मदद नहीं चाहिए, अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। भैया ये मदद नहीं है। मैंने सभा में भी कहा, हम मानते हैं कि देश की तिजोरी पर बिहार की जनता का अधिकार है जो प्रधानमंत्री लौटाने आए। उनको तो जवाब उस चीज का देना है कि जिस कांग्रेस के साथ वो आए हैं उसने, कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में, सोनिया जी और मनमोहन की सरकार चल रही थी, 10 साल में उन्होंने बिहार को क्या दिया? वो हिसाब देने की जगह कहते हैं हमें ये पैकेज नहीं चाहिए। तो मैं मानता हूं ये अहंकार है, इसलिए मैंने कहा है। मगर अगर ये बिहार इलेक्शन डेवलपमेंट के बारे में है अमित शाह जी, और मैं इस बात से नहीं, डेवलपमेंट का फोकस रहा है, मगर ये जो सारे दूसरे इश्यूज हुए उससे काफी हट चुका है। अब अगर ये डेवलपमेंट के बारे में है तो सवाल ये भी होगा अमित शाह जी कि ये वीडियो रिलीज होता है कि नीतीश कुमार तांत्रिक से मिल रहे हैं। इफ आई वर टू आस्क यू फ्रेंकली, व्हाट इज द रेलेवेंस इफ नीतीश कुमार मीट्स अ तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट और अ सूदसेयर? हमने नहीं किया वीडियो रिलीज। द वीडियो क्लिप हैज बीन रिलीज शोइंग नीतीश कुमार विजिटिंग अ तांत्रिक। नहीं, मगर हमने नहीं किया। इट हैज बीन फॉरवर्डेड बाय वेरियस बीजेपी लीडर्स। नहीं, वो ठीक है, कोई घटना आती है। इट वाज रिलीज्ड बाय गिरिराज सिंह। रिलीज बाय नॉट रिलीज बाय गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने उसको फॉरवर्ड किया। ठीक है, कोई घटना आती है तो जनता की जानकारी, क्या रेलेवेंस है उसका? नहीं, रिलेवेंस है या नहीं है वो छोड़ दीजिए ना, घटना है या नहीं महत्व है, रिलेवेंस है या नहीं जनता तय कर लेगी। अगर आपने भी स्पीचेस में कहा कि लालू प्रसाद कहते हैं कि कौवा काटेंगे, कि गर्म पानी डाल के चूहे को निकालेंगे, इससे क्या डेवलपमेंट होगा? इसका रेलेवेंस क्या है? 1 मिनट, आप मुझे बताइए, चारों बात लालू प्रसाद जी बोले हैं या नहीं बोले हैं? कौन सी बात?
जो कौवा काटने की बात है, कबूतर काटने की बात है, गर्म पानी डालकर चूहा भगाने की बात है या धुआं करने की बात जी, ये चारों बात लालू जी बोले। अब मुझे सुन लीजिए, मैं इसलिए कहता हूं कि बिहार की जनता निर्णय करे कि जिनका एजेंडा ये है उनको चुनना है या जिसका एजेंडा डेवलपमेंट है ऐसी भारतीय जनता पार्टी को चुनना है। मैं ये भी नहीं कहूंगा, मैंने यही तो कहा कि भाई इससे विकास होगा क्या। आप किस बात को प्रूव कर रहे हैं ये कह के एक प्रूव करा कि हम विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़ रहे हैं और महागठबंधन के नेता इस प्रकार की उलझुल बातों से लोगों का भ्रम फैला रहे हैं। मैंने यही पूछा था मेरे भाषण में कि ये चारों स्टेटमेंट लालू जी के हैं। जनता को पूछा कि आप सहमत है इससे विकास होगा क्या, जनता में से जवाब ना आया था। और मैं मानता हूं जनता को नहीं लगता होगा कि कौवा काटने से या काला कबूतर काटने से कोई डेवलपमेंट। बट ये इतना अभी आप मुझे रिपीटेडली डिनाई कर रहे हैं कि पर्सनल है, मगर कई स्पीचेस में आप खुद कह रहे हैं, अमित शाह जी आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुखौटा है, जंगल राज के वो मुखौटा है। जंगल राज के नहीं, नीतीश आपने कहा लालू प्रसाद के मुखौटा है, समथिंग टू दैट कॉन्टेक्स्ट। आप कह रहे हैं कि अगर ये इलेक्शन वो जीत जाए तो लालू प्रसाद विल बी द रियल लीडर एंड ही विल बी द मुखौटा। व्हाट इज द पॉइंट दैट यू आर ट्राइंग टू मेक? आप रिपीटेडली नीतीश कुमार को मुखौटा करके अटैक क्यों कर रहे हैं? देखिए भैया, आप उनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बोले। नहीं, मैं ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में ही बोलता हूं कि 40 साल तक यही नीतीश कुमार लालू का जंगल राज कर विरोध करते थे और आज सिर्फ सत्ता के लिए उनके साथ बैठे। आज नीतीश कुमार में दम नहीं है लालू की बात का विरोध करना। आपने पूरी बात मेरी सुनी होगी। नीतीश जी लालू का विरोध इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि विरोध करेंगे तो सत्ता जाएगी। अगर जनता इनको चुनती है तो कौन शासन चलाएगा? लालू जी चलाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो उन पर निर्भर होंगे। ये बात मैंने करी है, क्या बुराई है भाई इसमें? मैंने कोई इस तरह की आप जंगल राज टू हमेशा कहते रहते हैं। हाँ, हर स्पीच में आप मैं मानता हूं जंगल राज टू। देखिए, जंगल राज का फ्रेज कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये नीतीश कुमार ने बनाया हुआ फ्रेज। नहीं, मगर आप ये बात कहते हैं, आप कहते हैं कॉम्प्रोमाइज ऑफ प्रिंसिपल्स हुई है नीतीश कुमार और लालू। ये भी कहा सिद्धांतों का समझौता कर स्वार्थ प्रेरित गठबंधन। प्रधानमंत्री ने खुद इसको स्वार्थ बंधन, दैट्स द राइट वर्ड, स्वार्थ बंधन कहा है। अगर आपको कोई पूछे अमित शाह जी कि कॉम्प्रोमाइज तो आपके पार्टी ने भी की है, यू आर इन पावर इन कश्मीर विद द PDP विच इज अ पार्टी विच टोटली डिफर्स फ्रॉम योर कोर आइडियोलॉजी क्वाइट सिग्निफिकेंटली। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, लालू जी और कांग्रेस के गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जरा मांगिए तो उनसे, इन्होंने रिलीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सरकार बनाने से पहले? शायद इलेक्शन के बाद करेंगे। अरे सरकार तो बन चुकी साहब, उनके समर्थन से बैठे हैं, दायित्व है या नहीं है? नहीं घोषित करते वो, क्योंकि ये करने जाएंगे तो गठबंधन टूट जाएगा। इसलिए हमने PDP के साथ बैठे हैं, हमारा घोषणा किया है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को और उस पर चल रहा है सरकार। बाकी सारी चीजें जी जो जिसमें सर्वसम्मति नहीं उसको साइड पे रखी। अमित शाह जी, हर बार आप कहते हैं पीठ में छुरा मारा, दैट द नीतीश हैज स्टैब्ड द NDA इन द बैक। रिपीटेडली आप इस बात को कहते हैं। मुझे लगता है और कि आप में मतलब आपके पार्टी में कई बहुत बिटरनेस है, अभी एक बिटरनेस है इस ब्रेकअप के बारे में। नहीं, बिटरनेस है। और ये इलेक्शन जो है पूरी चीज को अलग तरीके से, ये 2 साल पुरानी राइवलरी मेरा कहने का नजरिया बताता हूं। इसमें जरा भी कटुता नहीं, आप आश्वस्त हो जाइए, जरा भी कटुता मेरे बोलने में नहीं है। इन्होंने न केवल NDA के साथ, न केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन्होंने जनता के जनादेश के लिए भी पीठ में खुरा पहुंचा, ऐसा मैं बोलता हूं। उन्होंने स्टेप किया ही है। बिहार की जनता का जनादेश कांग्रेस के खिलाफ था, लालू के खिलाफ था। जब आप कांग्रेस और लालू के साथ में आते हो, या तो आपने इस्तीफा देना चाहिए और चुनाव कराने चाहिए थे, मगर आपने इस प्रकार की एक निर्नैतिक गठबंधन जिसको कहते हैं, इस प्रकार का गठबंधन बनाया है और वे जनादेश के खिलाफ है। मैं मानता हूं इसमें, मैं कन्विंस हूं इस बात से कि बिहार की जनता ने जनादेश लालू जी को साथ बैठने के लिए नीतीश जी को नहीं दिया था, बीजेपी के साथ बैठने के लिए, और कोई घटना नहीं थी कि जिसके कारण छोड़ना पड़ा, इसके अलावा कि उनको प्रधानमंत्री बनना था। तो अगर आप कह रहे हैं कि नीतीश जी इज अ कंप्लीट फेलियर इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट,
You are saying he's a total failure in terms of development. देखिए, No, but then my question to you will be, and this is the question on development that Amit Shah ji you need to answer. You were also in power with him. If he is a failure in development, then you also failed when you were together with him in terms of power. So it should be a combined responsibility. Please. आप नीतीश कुमार जी के 10 साल के शासन के 2 टुकड़े कर सारे आंकड़े आपकी रिसर्च टीम को एनालिसिस करने के लिए दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद डेवलपमेंट के सारे आंकड़ों में 33% का इरोजन है और क्राइम में 37% की बढ़ोतरी है। यही बताती है कि आगे कैसे चलेगा, और इस बात को हमें रखना चाहिए, इसलिए हम रखते हैं। और मैं अभी भी कहता हूं कि लालू जी और नीतीश जी दोनों अगर शासन चलाते हैं तो बिहार का विकास नहीं हो सकता। इसी मुद्दे पर तो बिहार की जनता ने हमें मैंडेट दिया था, इसी मुद्दे पर दिया था कि डेवलपमेंट साइड पर हो गया, जात पात हावी हो गई, कोई कंट्रोल नहीं रहा, अपहरण, खून, डकैती, बलात्कार, इतनी सारी घटनाएं, पूरी इंडस्ट्री भाग गई, शिक्षा संस्थाएं भाग गई, प्रोफेसरों ने ट्रांसफर करा लिया, पूरा सैबोटेज था, पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी। इसीलिए मैंडेट मिला था कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाए। मैंडेट ये नहीं था कि नीतीश कुमार और लालू जी सरकार चलाए। और डेवलपमेंट के सारे आंकड़े आप अर्णव जी आराम से करिए, अगर इसमें मैंने जो कहा है वो गलत है तो फिर से एक बार फ्रैंकली एक काउंटर करूं आपको। अगर आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात जो आपने कही कि लॉ एंड ऑर्डर में जंगल राज वगैरह हो रहा है, तो आपने अपने स्पीचेस में कहा कि अगर ये इलेक्शन ये जीत जाए तो कौन है सबसे ज्यादा खुश कौन होंगे? आपने खुद कहा, आपने शहाबुद्दीन का नाम जी मैंने दिया। मगर आपके पार्टी को जो बहुत समर्थन दे रहे हैं आजकल पप्पू यादव, वो भी तो डॉन माने जाते हैं। पप्पू यादव का हमारी पार्टी को कोई समर्थन नहीं, वो तो इनफॉर्मल अरेंजमेंट। नहीं, वो भी तो डॉन है। देखिए, ऐसी चीजों को जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पप्पू यादव अपनी स्वयं पार्टी को लड़ा रहे हैं। अगर वो आप जो कह रहे हैं पप्पू यादव डॉन है, तो आज पप्पू यादव किसकी टिकट पर चुनकर आए हैं? जदयू की टिकट पर। उनकी पत्नी किसकी टिकट पर चुनकर आई है? कांग्रेस की टिकट पर। जवाब मुझे नहीं देना है भैया, महागठबंधन ने देना है। ये दोनों को टिकट जदयू ने दिया है, कांग्रेस के साथ तो नहीं है आज, अभी तो आपके साथ। हमारे साथ नहीं है, वो अपना खुद का चुनाव लड़ रहे हैं, जोर शोर से लड़ रहे, 2-2 पेज का एडवर्टाइज देकर लड़ रहे हैं। अगला सवाल मेरा है कास्ट पर। अभी आप कहेंगे कास्ट पर क्यों जा रहे हैं, कास्ट का बहुत रेलेवेंस है। अमित शाह जी, आपने ये कहा था कि बिहार का इलेक्शन अलग होगा क्योंकि ये डेवलपमेंट पे इस पे फाइट होगा, तो लोग ये पूछेंगे आपसे कि हर बार आप कास्ट के बारे में क्यों उठा रहे हैं, या तो प्रधानमंत्री के कास्ट के बारे में, या फिर आप नीतीश कुमार को अटैक कर रहे हैं फॉर ऑपरेसिंग सर्टेन कास्ट। इफ कास्ट इज एन इशू फॉर द बीजेपी, then why do you expect people to vote differently in Bihar in 2015? आप इग्नोर कर देते सारे इशू को, कास्ट के बारे में एक भी रेफरेंस नहीं करते कोई भी स्पीच में, तब लोग कहते हैं कि इलेक्शन, चुनाव और कैंपेनिंग अलग हो रही है। हो गया जी, मैं बताता हूं। हमने कभी भी प्रधानमंत्री की कास्ट को कोई भी स्पीच में, ना मैंने ना किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मेंशन किया है। एक बात, मैं बहुत सोच समझ कर स्टेटमेंट दे रहा हूं। एक बात काउंटर नहीं काउंटर, अब सुनिए, मेरा जवाब आ जाएगा। हमने अति पिछड़ा समाज को मेंशन किया है, जो संवैधानिक व्याख्या है, ये संवैधानिक व्याख्या है। दलित ये कास्ट नहीं है, पासवान कास्ट है, अति पिछड़ा कास्ट नहीं है। अति पिछड़ा में कोई एक और कास्ट होती, ये संवैधानिक ब्लॉक है, ओबीसी। आपने सॉरी वन सेकंड, आपने कहा था, कैन आई प्लीज कोट यू अमित शाह जी, यू टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। 19 अक्टूबर 2015 में आपने कहा था, बीजेपी इज कमिटेड टू कीप द इंटैक्ट द राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू दलित, ट्राइबल्स, बैकवर्ड एंड एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस। न्यूज रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं, हाईलाइटिंग द बीजेपी's connection with the backward classes, Amit Shah lashed out at the opposition for raising the reservation issue. फिर आपका कोट है, I would like to point out that the BJP is the only party to give OBC chief ministers. We have even given an OBC prime minister. What is the need? मैं यही What is the need to highlight the caste? पहले सुनिए, कास्ट नहीं है ओबीसी, यादव कास्ट है, कुर्मी कास्ट है, कुशवाहा कास्ट है, ओबीसी कास्ट नहीं है, वैश्य कास्ट नहीं है, ग्रुप अदर बैकवर्ड। तो ग्रुप पे तो संवैधानिक प्रक्रिया है भाई, संवैधानिक इसका व्याख्या हुआ है। आप संविधान को भी नहीं मानोगे। ये जो बैकवर्ड्स हैं
उनको ऊपर लाने के लिए एक ब्लॉक बनाया है। हर राज्य के विधानमंडलों ने बनाया है, देश की पार्लियामेंट ने बनाया है। ये कास्ट नहीं है। इग्नोर कर देते। क्यों इग्नोर करें? हम उसको ऊपर लाना चाहते हैं। अभी हम भरोसा जताना चाहते हैं कि हम करेंगे। हमने इस कास्ट को उठाने का प्रयास, ये जो ब्लॉक है उसको उठाने का प्रयास किया है। गिरिराज सिंह हर बार कहते हैं कि वो अपर कास्ट के चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, बोलने की क्या जरूरत? अब गिरिराज जी जो बोलते हैं उसको मैंने डिनाई कर दिया है। मैंने कहा है उसके स्टेटमेंट के गिरिराज जी के दूसरे ही दिन कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का विधानमंडल और पार्लियामेंट्री बोर्ड एनडीए से चर्चा कर हमारा मुख्यमंत्री तय करेगी। अमित शाह जी, अभी मैं उस कंट्रोवर्शियल विषय पे आऊंगा जिसका आपने पहले रेफरेंस किया था कि आप बीफ पर पूछेंगे। आप डेवलपमेंट पे भी आना जरा। मैं डेवलपमेंट पे ऑलरेडी पूछ चुका हूं। मैं कहा कुछ नहीं पूछा भाई, मेरे जवाब में आया है। बीफ पे पूछूं? जी पूछिए। क्योंकि बीफ बिहार के पॉलिटिक्स में रेलिवेंट थी और है और बातचीत हुई है उस पर, इसलिए मैं पूछ रहा हूं बिहार के कॉन्टेक्स्ट पर। अच्छा, तो इन एन इंटरव्यू रिसेंटली यू सेड, एंड आई कोट, "Look who made beef an election issue first. Not a single BJP leader raised it till Lalu suggested that there was no difference between cow meat and goat meat." Now, Amit Shah ji, if Lalu is guilty for importing the beef issue into Bihar, because it started somewhere else in UP, Delhi, and it came to Bihar, would you be guilty for reacting and using those comments? जरा भी नहीं। Why did the BJP react in the first place if it is a non-issue in the Bihar elections? देखिए, जरा भी नहीं। मौन का अर्थ कई बार जनता सहमति में निकालती है। हमने इतना ही कहा है, लालू जी की इस बात के साथ हम सहमत नहीं। हम मानते हैं कि लालू जी की बात ठीक नहीं। मौन नहीं रहना चाहिए चुनाव में। जब कोई एक मुद्दा आता है तो उसको जनता को निर्णय करने के लिए पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर देना चाहिए। हमने किया है। पर हाइप क्यों किया उसके बाद? हाइप तो आप लोग करते हो भाई, न दिखाते। आपने क्यों इग्नोर नहीं किया बताइए मुझे? आपके टाइम्स नाउ न दिखाता, आप भी तो इग्नोर कर सकते हैं। मुझे क्यों कह रहे? मैंने लालू का इग्नोर करना चाहिए ऐसी अपेक्षा है, तो मेरी अपेक्षा है अर्णव आज के बाद कभी बीफ इश्यू 2 महीने तक न लाए। चलिए, अगर मैं इग्नोर कर दीजिए ना आप भी। नहीं, मैं अगर कहूं इग्नोर करना तब पॉसिबल होगा जब आपके सबसे बड़े नेता जैसे सुशील मोदी इस बात को नहीं उठाएंगे। अगर सुशील मोदी कहेंगे तो मेरी बात सुन लीजिए। आपने जी उल्टा वार किया, इसलिए मैं आपको नहीं उल्टा वार नहीं किया, मैं तो मेरी अपेक्षा कहता हूँ। तो मेरी अपेक्षा ये जी बताइए। मेरी अपेक्षा, कई लोगों की अपेक्षा ये होगी कि अगर सुशील मोदी कहते, उन्होंने कहा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, दिस इलेक्शन इज अबाउट बीफ ईटर्स वर्सेज नॉन बीफ ईटर्स। दिस इलेक्शन इज नॉट अबाउट, इट शुड नॉट बी अबाउट बीफ ईटर्स वर्सेज नॉन बीफ ईटर्स। अगर सुशील मोदी उस बात को उठा के आगे नहीं बढ़ाते तो मीडिया भी रिपोर्ट नहीं करती। नहीं, देखिए सुशील जी ने क्या कहा, मैंने एग्जैक्टली ये बयान नहीं, ऐसा ही कुछ मैंने ये बयान नहीं देखा, मगर मैं एकदम आश्वस्त हूं कि सुशील जी का बयान लालू जी के रिएक्शन में आया होगा। और अर्णव जी, चुनाव आपकी कल्पना से बुकिश टाइप के नहीं होते हैं भैया। यहाँ अनेक प्रकार के लोग होते हैं जो अपना अपना इंटरप्रिटेशन खुद करते हैं। जनता को अधिकार है, जनता का सोचने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता। 11 करोड़ लोग एक समान नहीं सोच सकते। जब कोई बात इतनी प्रखरता से और प्रमुखता से आती है तो मेरी पार्टी का स्टैंड क्लियर करने का मेरा अधिकार है, मेरी पार्टी के नेताओं का अधिकार। तो फिर एक लीडर कुछ कहता है, दूसरे लीडर उस पर रिएक्ट करते हैं, मीडिया दोनों को रिपोर्ट करके उस पर डिबेट करती है, तो मीडिया की गलती कहाँ हुई है? तो लीडरों की गलती हुई? नहीं, लीडरों की गलती इसलिए नहीं है, जिसने शुरू किया इसकी गलती है। रिएक्शन करना बहुत जरूरी होता है। रिएक्शन देना मतलब स्पष्टता करना बहुत जरूरी होता है। हम चुप नहीं बैठ सकते। चुनाव में जो इश्यू आता है उस पर हमारा रुख हम स्पष्ट करना चाहिए पार्टियों ने, क्योंकि जनता को फैसला लेने में सरलता रहे। ये चुनाव की खूबसूरती है, इसको आप अलग दृष्टि से मत देखिए। जी, मगर कई लोग कहेंगे बीफ तो इशू है ही नहीं, बीफ को इशू बनाया गया इस पर। अब जिसका भी होना था उस पर उतना हो गया। दोनों पार्टियों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अब बिहार की जनता को निर्णय करना है। जो लोग डेवलपमेंट पे निर्णय करेंगे वो लोग डेवलपमेंट पे निर्णय करेंगे। जिन लोगों को ये इश्यू महत्व लगता होगा वो उस पर भी करेंगे। अमित शाह जी, आप कह रहे हैं डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट में नीतीश कुमार का अटैक काफी सॉलिड है आप पर।
वो कहते हैं कि बीजेपी कहां डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकती है जब उनका अपना रिकॉर्ड पिछले 1 साल में 1.5 साल में हैज नॉट बीन गुड इनफ। वो कहते हैं बीजेपी ने डिलीवर क्या किया। दाल के दाम बढ़ गए, आम आदमी पर तनाव, इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ रहा है, डिलीवरी कहां पे हुई है, 15 लाख रुपए कहां आए हर बैंक अकाउंट में। बड़ी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी डेवलपमेंट के बारे में मगर डिलीवरी नहीं होती, और कहते हैं सिर्फ पैकेज के बारे में बिहार में बात करते हैं। उस पर आपका रेस्पॉन्स मैं चाहूंगा। ये चुनाव अर्णव जी देश की संसद का चुनाव है या बिहार विधानसभा का चुनाव? मैं मानता हूं बिहार विधानसभा का चुनाव। हम 2019 में जब आएंगे तो हमारा हिसाब किताब पक्का लेकर, फुल स्टॉप कोमा में लेकर देश की जनता के सामने जाएंगे। अभी हमारा 1 साल समाप्त हुआ, हमने लोगों के सामने हमने 1 साल में जो किया है वो रखा है और देश की जनता उस पर निर्णय करेगी। अभी चुनाव है बिहार के विधानसभा का। बिहार की विधानसभा में बजाय नीतीश जी अपना हिसाब देने की बजाय हमें सवाल पूछ रहे हैं, और बिहार पैकेज की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार के लिए है पैकेज। ये पैकेज बिहार के बाहर का नहीं है, ये पैकेज बिहार के विकास के लिए दिया गया है। और 1,65,000 करोड़ रुपए का मतलब होता है बिहार सरकार का 3 साल का बजट। इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने। जेडीयू कहती है सर मैथमेटिक्स से इधर से उधर बजट, इस सेक्शन से इस हेड से वहां पे डाल के टोटल एक नंबर किया। आप शब्द प्रयोग ठीक नहीं करते। वो कहते हैं रीपैकेजिंग। नहीं, वो कहते हैं जगलरी। रीपैकेजिंग और जगलरी। जग ठीक। अब मैं जवाब देता हूं। किसी ने घोषणा की 10 साल पहले कि गंगा पर दूसरा पुल नहीं बनाएंगे, दूसरा पुल बनाएंगे। आज तक नहीं बना तो हमें तो गंगा पर ही बनाना पड़ेगा, गोदावरी पर थोड़ी ना बनाएंगे। गोदावरी बिहार में नहीं है। किसी ने कहा कि हम 5 साल के अंदर हर गांव में, हर टोले में, हर घर में लाइट पहुंचाएंगे। नहीं पहुंचाएंगे तो वोट लेने नहीं आएंगे। लाइट नहीं पहुंचा तो हम डेवलपमेंट लाइट पहुंचाने की घोषणा नहीं करेंगे क्या? अगर वो कहते हैं जगलरी है और रिपैकेजिंग है तो सवाल उन पर जाता है। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, 10 साल तक आपकी सरकार थी, कांग्रेस, जदयू और आरजेडी। आप भी थे सर? नहीं, सुनिए ना, कांग्रेस, जदयू और आरजेडी तीनों इकट्ठा है आज। जवाब दे, केंद्र से क्यों पैसा नहीं आया? क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ? देखिए अर्णव जी, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा जब देश का प्रधानमंत्री, भारत सरकार कोई चीज की घोषणा करता है तो हवा में नहीं हो सकती, वरना तो यूपीए ने भी हवा में घोषणा कर दी होती। हर चीज का कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इसका डिटेल पैकेज के अंदर दिया गया है। कितना रुपया लगेगा, संसाधन कहां से आएगा, कितना राज्य सरकार का हिस्सा होगा, कितना केंद्र सरकार का हिस्सा होगा, ये सारी चीजें डिटेल मेंशन है। थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। अमित शाह जी, ये डिबेट चल रहा है आजकल देश में दादरी इंसिडेंट के बाद इंटॉलरेंस के बारे में। देयर इज अ डिबेट ऑन इंटॉलरेंस इन द। देखिए, मैं चुनाव को कॉम्युनल करना नहीं चाहता। अभी हम बिहार के चुनाव तक सीमित रहे। मैं पहले मुझे सुनने ना, बिहार के चुनाव तक सीमित रहे। मैं दादरी के बारे में पहले भी बोल चुका हूं। डू यू बिलीव दैट डिबेट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इलेक्शंस इन बिहार? मुझे नहीं लगता है डिटेल होगा ऐसा कोई इम्पैक्ट। हर चीज का इम्पैक्ट तो होता ही, मगर चुनाव को प्रभावित कर दे इस प्रकार का इम्पैक्ट हो गया ऐसा मेरा नहीं मानना है। और अर्णव जी, ये सारे इश्यू पर मैं बिहार के चुनाव के बाद खुलकर बोलने वाला हूं, क्योंकि आप जैसे लोगों का ही एडवाइस है इसको कम्युनलाइज न होने देना, इसलिए मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। नहीं, मगर अमित शाह जी, इस पर मैं और एक सवाल करना चाहूंगा। जी जरूर करिए, क्योंकि ये बात काफी रेलेवेंट है। आप बीजेपी के अध्यक्ष हैं, आपसे मैं बात कर रहा हूं तो इस पे तो लोग भी अपेक्षा करेंगे कि आप थोड़ा सा खुलकर बोले इस पर। अब दादरी जो इंसिडेंट है, दिस हैज बीन सीन टू बी द रीजन फॉर मेनी पीपल रिटर्निंग देयर अवार्ड्स। अभी 40 राइटर्स, 10 फिल्म मेकर्स, 13 साइंटिस्ट, एकेडमिक्स, they've all returned their awards. 130 scientists, 50 historians are protesting. Tell me, Mr. Amit Shah ji, can their concerns be dismissed saying that they are anti-BJP? Will you not have to, can it just be said they're all anti-BJP people, they are bad people? Can you dismiss it? What is your view? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा भैया। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपसे। मेरा इतना ही कहना है कि उनकी कंसर्न इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी होनी चाहिए। एक बात, दादरी इंसिडेंट कहां हुआ है? यूपी में हुआ है। देश के संविधान में लॉ एंड ऑर्डर किसके जिम्मेदारी है? राज्य की। उन्होंने थोड़ा सा मेंशन भी कर दिया होता ना,
समाजवादी पार्टी का, तो वो थोड़े न्यूट्रल दिखते, थोड़ा मेंशन किया होता। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिख राइट्स के पहले भी अवार्ड मिल चुका था, और राजीव गांधी जी का भाषण था, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। क्यों भाई आपका अंतरात्मा जागरूक नहीं हुआ? कई सारी घटनाएं देश में हुई है, भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद ही क्यों हुआ? इतने सारे पंडित मारे गए कश्मीर में, किसी ने कुछ नहीं किया। राजस्थान में राजस्थान सरकार थी तब राइट्स हुए थे, यूपी में हुए थे, यहां भागलपुर का राइट्स हुआ था, कुछ नहीं हुआ आज तक। मेरा इतना ही कहना है, मैं इस मुद्दे पर खुलकर बोलूंगा चुनाव के बाद। मेरा इतना ही कहना है कि कम से कम ये सारी घटनाओं को जोड़ते, सारी पार्टियों को अपील करते तो अच्छा लगता देश की जनता को। एक काउंटर, आपने कहा कहां पे हुई दादरी? आपने कहा उत्तर प्रदेश में, सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी। मैं इस बात को स्ट्रेच कर रहा हूं एक और काउंटर से। व्हाट अबाउट द बीजेपी मेंबर्स? आपने खुद बुलाया संगीत सोम, साक्षी महाराज, महेश शर्मा, खट्टर जी को आपने बुलाया, आपने बातचीत हुई 18 अक्टूबर में, तो क्या उनकी कल्पेबिलिटी नहीं होती है? क्योंकि वो कई तरह के स्टेटमेंट्स करते हैं। एक सेकंड के लिए आपकी बात को मान लेता हूं जी, इसके कारण इन लोगों ने वापिस दिया होगा, मान लेते हैं। तो फिर राहुल गांधी भी वहां गए दादरी में, क्या औचित्य था भाई? मतलब जाने का क्या औचित्य था? महेश शर्मा गए, ऐसे राहुल गांधी भी गए, बाद में गए ओवैसी, अरविंद केजरीवाल, किसी के लिए कोई मेंशन नहीं। महेश शर्मा वहां का स्थानीय विधायक है, वो गए, उनका जाने का फर्ज बनता था। ठीक है, उनके निवेदन में थोड़ी असंवेदनशीलता या तो कोई शब्द के चयन में गड़बड़ हुई। आपने टोका? मैंने मैंने टोका है जी, टोका है और कहा भी है, मगर ये कोई इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं। वो वहां का सांसद था, न जाता तो मैं टोकता कि भाई इतनी बड़ा घटना हुई है, उनके साथ जाकर आपने एज अ सांसद आपका दुख शेयर करना चाहिए था। नहीं तो ये लोगों ने जाना था, ये था जो वहां पॉलिटिक्स करने गए थे। मगर इसका कहीं मेंशन नहीं है अवार्ड वापसी में, कहीं नहीं है, इवन ओवैसी का भी नहीं, बाकी दो तो छोड़िए। कमिंग बैक टू बिहार, अमित शाह जी, क्या आपको लगता है जो राष्ट्रीय इंपैक्ट है इस इलेक्शन को, लोग कह रहे हैं मिनी जनरल इलेक्शन, क्या आपको लगता है कि अगर एक मिनट सॉरी अगर अगर आप कह रहे हैं 140 से 150, आपका एस्टिमेट क्या है मुझे पता नहीं है, अगर महागठबंधन जीत जाए तो मैंने आपको पूछा ये टेम्पलेट बन जाएगा फ्यूचर इलेक्शंस के लिए, तो आर वी मूविंग टुवर्ड्स द ऑल वर्सेस बीजेपी सिनेरियो इन दिस कंट्री, एंड इज दिस अ सिनेरियो दैट यू वर प्रिपेयर्ड फॉर? मई 16 को चुनाव के रिजल्ट्स आए और उसके बाद 1.5 साल भी नहीं हुआ और ऑल वर्सेस बीजेपी सिचुएशन क्यों उभर के आ रहा है नेशनल लेवल? कोई सिद्धांतों के कारण नहीं हुआ, बीजेपी की ताकत के कारण हुआ है, कोई सिद्धांतों के कारण नहीं हुआ। ये क्या मेल, सिद्धांतों का मेल दिखता है आपको? लोहिया और जेपी के अनुयायी कांग्रेस के साथ बैठे सिद्धांत है, जंगलराज कहने वाले जंगलराज वाले लालू जी के साथ बैठे सिद्धांत है। ये स्वार्थ प्रेरित एकत्रीकरण हुआ है। मैं अभी इफ बट्स में नहीं जाना चाहता। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, मैं युद्ध के मैदान में हूं, मेरी पार्टी का पूरा चुनाव का संचालन मेरी पार्टी के जो संचालक देख रहे हैं उनके साथ मैं जुड़ा हुआ। मेरे पास धरती की इंफॉर्मेशन है, हम 2/3 बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। इज दिस अ रेफरेंडम ऑन द मोदी गवर्नमेंट? दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इलेक्शन since that the BJP is contesting after the 1-year anniversary of the Modi government. 1-year anniversary के बाद पहला election है. Now, given that Modi is your main campaigner in Bihar, he has done 23 rallies, so you agree he is your main campaigner in Bihar. जी. Given that he is your main campaigner in Bihar, A, B, that his model of development is your main election issue, the Modi model of development. Why shouldn't Bihar 2015 not be seen, Mr. Amit Shah, as a referendum on the Modi government, because it is the same electorate that gave him 22 out of 40 seats in May 24. ये बिहार का इलेक्शन देश के सरकार के लिए रेफरेंडम है या नहीं, वो देश की जनता 8 तारीख को तय कर लेगी। आप अभी कहें? मैं अभी इसलिए कुछ कहना नहीं चाहता, अभी परिणाम ही नहीं आए। एक बार परिणाम आने दीजिए और बाद में जरा आप कहिएगा कि ये रेफरेंडम है या नहीं। अभी आप कमिट कर दें? नहीं, मैंने कहा ना, एक बार परिणाम आ जाने दीजिए, जनता तय कर लेगी। मगर 8 तारीख को अर्णव गोस्वामी मुझे ये सवाल नहीं पूछेगी।
रेफरेंडम है कि नहीं है? मैंने कहा ना, मैं 8 तारीख को बताऊंगा अगर आप सवाल पूछेंगे तो। नहीं, आपने मगर 8 तारीख को मुझे भरोसा है। अमित शाह जी, आपके हर प्रीवियस कमेंट को मैंने पढ़ा है, एनालाइज किया है। आप भी मानेंगे कि जब आप महाराष्ट्र में जीते, हरियाणा में जीते, जम्मू कश्मीर में जब आपकी जीत हुई, तो आपने कहा दिस इज अ थंपिंग अप्रूवल ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एट द सेंटर, और आज आप इस बात को कमिट क्यों नहीं कर रहे? नहीं, कमिट उस वक्त भी चुनाव के पहले मैंने नहीं किया। परिणाम आ जाने दीजिए, तय हो जाएगा अर्णव जी। हम 2/3 बहुमत से जीतने जा रहे हैं, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं कहने में। तो अगर सवाल ऐसा है कि चुनाव बिहार के मुद्दे पर लड़ना चाहिए और बिहार के मुद्दे पर लड़ाना चाहिए। भारत सरकार के मुद्दे पर चुनाव लड़ाना है क्या? तो फिर सोनिया मनमोहन की सरकार और मेरी सरकार की कंपैरिजन लेके बिहार की जनता के बीच में जाना। नेशनल इश्यूज तो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं ना, नेशनल इश्यू देखिए, यहाँ पर मुद्दा शुद्ध पीने का पानी, 56% लोगों को आज भी फ्लोराइड युक्त पानी मिलता है, पानी से भरे प्रदेश के अंदर। यहाँ मुद्दा है गांव में बिजली नहीं पहुंची है, घर में पहुंचने का सवाल ही नहीं है। यहाँ मुद्दा है किसानों का धान खरीदा नहीं जाता है। यहाँ मुद्दा है शिक्षा संस्थाएं ध्वंस हो गई है। यहाँ मुद्दा है अस्पताल में दवाई नहीं है। यहाँ मुद्दा है सारे पीएचसी लगभग कह सकते हैं कि बंद पड़े। ये मुद्दे हैं चुनाव। यहाँ मोदी जी ने क्या विदेश नीति करी है वो मुद्दा नहीं है। यहाँ देश का ग्रोथ रेट क्या हुआ है मुद्दा नहीं है। बिहार का ग्रोथ रेट क्या हुआ है वो मुद्दा है। क्यों नेशनल इश्यूज क्यों आप डिसोसिएट क्यों कर रहे हैं? नेशनल डिसोसिएट नहीं करा। इस चुनाव में बिहार के ही इतने सारे मुद्दे हैं कि नेशनल इश्यू तक पहुंचेगा नहीं चुनाव का परिणाम बिहार के इश्यू डिसाइड कर देंगे। अगर कोई कहे इस इंटरव्यू को देखकर कि अमित शाह कमिट नहीं कर रहे क्योंकि वो श्योर नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि ये मेरा कमिटमेंट, ये समझ लीजिए कि चुनाव के बाद आप मुझे पूछेंगे नहीं। ये रेफरेंडम मैं चुनाव के बाद भी पूछेगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा, मगर नहीं पूछेंगे मैं जरूर पूछूंगा। ये जवाब उल्टा हो जाएगा। मैं हर बार पूछूंगा, अभी भी पूछूंगा, तब नहीं, वो जवाब बाद में उल्टा हो जाएगा क्योंकि हम बिहार का चुनाव जीत चुके हैं। अमित शाह जी, नेशनल इश्यूज पर आपने कहा डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता है, मगर आपके अपने स्पीचेस में आपने कहा कि एक तरफ जंगल राज है और एक तरफ 120,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। तो एक तरह से आप भी तो नेशनल इश्यूज को ला रहे हैं, कांग्रेस के स्कैम्स को लाकर। तो आप नेशनल इश्यूज को इलेक्शन में ला रहे हैं स्टेट पर, फिर आप कह रहे हैं कि स्टेट इश्यूज नेशनल इश्यूज पे फाइट नहीं होनी चाहिए। इस पे कॉन्ट्रडिक्शन है। नहीं, इसलिए नहीं है कि जंगल राज बिहार का ही इश्यू एक बात, और मैं कांग्रेस को इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के करप्शन अब तक नीतीश जी के साथ जुड़ा नहीं था। एक गठबंधन करने के बाद पहली बार नीतीश जी भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ बैठे। इसलिए मैं बिहार की जनता के सामने रखता हूं कि एक और जंगल राज को लेकर आए, एक और भ्रष्टाचारी कांग्रेस को लेकर आए, कैसे विकास होगा? मैं विकास तो बिहार का ही कहता हूं। आपने पूरा वाक्य मेरा सुना होगा तो आप भी एनालिसिस करिएगा। मैं बिहार के वाक्य ही बोलता हूं कि बिहार का विकास कैसे होगा। अमित शाह जी, आपने कहा कि बिहार का इलेक्शन अभी आप कमिट नहीं कर रहे, रेफरेंडम में सेंटर में है कि नहीं है, उसको चलिए मैं उसको टाल दूं। बट माय पेनल्टिमेट क्वेश्चन टू यू इज, what is at stake for the Bharatiya Janata Party as a political party and for the center if you don't do well? This thought may have crossed your mind, and many analysts don't dodge my question. No, you don't. No, because I know what you are going to say. You're going to say I don't do this kind of thinking. But I am still going to ask you. Many people are asking you this question. People are talking about it. Then what if the BJP does not do well in Bihar? What is going to be the impact at the central level? What is going to be the impact on governance? What is going to be the impact on economic policy? What is going to be the impact on the Modi Sarkar? That thought may have crossed your mind. Would you please answer the question? बिहार के चुनाव का ये चारों चीजों पर पॉजिटिव असर पड़ने वाला है क्योंकि हम बिहार का चुनाव जीतने जा रहे हैं, एक बात। और जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, मेरी पार्टी के लिए बहुत मजबूत एक अच्छी एंट्री पूर्व में हो रही है। यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की और 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैं मानता हूँ इसके बाद हमें इस बिहार चुनाव के बाद पूर्व में काम करने में काफी सरलता हो जाएगी। एंड पर्सनली इफ आई मे आस्क फॉर यू, मिस्टर अमित शाह, प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी with an impeccable track record of winning, what is at stake for you, Amit Shah ji, in this very important election? मैंने कभी किसी भी चुनाव की जीत हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाया। मेरा काम करना है, मेरी पार्टी के लिए मेहनत करना है, मेरी पार्टी को जिताना है और मैं निष्ठा से प्रयास करता हूं। ना मेरी पार्टी ने भी कभी आज तक
किसी चुनाव को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया है। और जहां तक अमित शाह का सवाल है, पार्टी मुझसे बहुत बड़ी है। अगर पार्टी बहुत आगे बढ़ती है तो उसका मुझे बहुत बहुत आनंद होगा। इससे ज्यादा इम्पैक्ट मेरी पर्सनल लाइफ में या मेरी पर्सनल कैरियर में कोई नहीं पड़ने वाला है। मुझे बहुत आनंद होगा अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार बनती है। मेरे विचार का, मेरे सिद्धांतों का, मेरी पार्टी का यहाँ पर एक एंट्री होती है पूर्व में, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और हमारे पास आज देश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्व है और नरेंद्र भाई ने बहुत अच्छा काम किया है भारत सरकार में प्रधानमंत्री बनने के बाद। मैं मानता हूं कि ये बात अगर पूर्व में आती है तो देश के विकास के लिए भी बहुत अच्छा होगा। इतना बड़ा भूभाग, 11 करोड़ का पॉपुलेशन आज बिल्कुल बदहाल पड़ा है। एक सुनियंत्रित, एक सुव्यवस्थित सरकार अगर यहाँ पर बनती है तो बिहार में भी डेवलपमेंट होगा, जो देश के ग्रोथ रेट को, देश के कृषि विकास दर को भी अच्छे से कंट्रीब्यूट करेगा। अमित शाह जी, थैंक यू वेरी मच। और नवंबर के 8 तारीख को जरूर रात 9 बजे, पर्सनली नहीं तो मैं कहीं जाता नहीं हूं, मगर 9 बजे न्यूज़ आवर पर जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन फ्रैंकली स्पीकिंग। थैंक यू।